कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की धार कितने तैयार हैं हम? हमारे साथ 4 डॉक्टर्स इस विशेष बुलेटिन में जुड़े हुए हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनसे हम बात करें उससे पहले ओमिक्रॉन की रफ्तार क्या बेकाबू होती जा रही है? ये जानलेवा फिलहाल तो नहीं, लेकिन इसे लेकर दुनिया भर में वैज्ञानिक अभी खासे चिंतित हैं। अभी भी खोज चल रही है। भारत में कुछ एक्सपर्ट ये कहने लगे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जनवरी या फरवरी में आ भी सकती है। तो क्या कोरोना की वैक्सीन इस नए वेरिएंट के लिए कारगर होगी? क्या नई वैक्सीन की बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी? कुछ प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं। तो क्या अफ्रीका से निकला कोरोना का नया वायरस भारत में तीसरी लहर लाएगा? जानकारियां कम हैं, आशंकाएं तमाम हैं। IIT कानपुर की स्टडी डरा रही है। यह स्टडी बता रही है कि जनवरी में देश में तीसरी लहर आएगी, फरवरी में ये पीक पर होगी। ओमिक्रॉन के 30 से ज्यादा म्यूटेशन हैं, इसलिए इसके फैसले की रफ्तार भी डेल्टा वेरिएंट से कई गुना होगी। ये ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन क्या ये डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है कि उससे इसका मतलब कि क्या ज़्यादा लोग इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन चाहेंगे, वो अभी नहीं कहा जा सकता। अब सवाल है कि तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन कितना खतरनाक होगा। क्या तस्वीर दूसरी लहर से भी खतरनाक होगी? एक्सपर्ट की राय अपनी अपनी है। हम किस बात से डर रहे हैं? ये वायरस इन्फेक्टिव जरूर है। ये वायरस देखा गया है कि शायद हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज अगर एडिक्वेट नहीं है तो इन्फेक्ट कर सकता है, बट अब तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये सिवियर है, ये खतरनाक है, ये हमें मार देगा, ये हम एडमिट हो जाएंगे, ये हमारी डेथ हो जाएगी। इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये इस वेरिएंट का जो अनुमान लगाया जा रहा है ये 12 से 18 में है। मतलब ये 3 टाइम जो डेल्टा था उससे भी 3 टाइम ज्यादा तेजी से फैलता है। तो इसका मतलब कि अगर जो एक शख्स को होगा तो जितने भी लोग उनके आसपास होंगे उनको इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा है। ये वायरस ओमिक्रॉन लगभग 3 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है इवन डेल्टा से भी। तो अगर हम मान के चलें कि एक आदमी को अभी हुआ है तो 3 को और ये इन्फेक्ट कर सकता है। ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच देश में वैक्सीन की तीसरी डोज को लेकर हलचल तेज है। आज इसी मसले पर टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक है। इसमें बच्चों की वैक्सीन पर भी बात होगी। 9 दिसंबर को संसदीय कमेटी की भी बैठक है। इस बैठक में ओमिक्रॉन और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कमेटी के सामने बयान देंगे। चिंता इस बात को लेकर भी है कि क्या मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर असरदार होगी। अभी इसको लेकर रिसर्च चल रही है और अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। लेकिन ब्रिटिश कंपनी मॉडर्ना ने हाल ही में कहा है कि मौजूदा वैक्सीन के ओमिक्रॉन पर कम प्रभावी रहने के चांस हैं और इसकी वजह भी है। ऐसे में मास्क और 2 गज की दूरी ही जरूरी है। ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही भारत में सख्ती बढ़ गई। एट रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट कराना ही होगा। बाकी देशों से आने वाले यात्रियों के भी रैंडम टेस्ट हो सकते हैं। सख्ती बढ़ी तो एयरपोर्ट पर टेस्ट के लिए यात्रियों की भीड़ होने लगी। उद्योगपति हर्ष गोयंका ने दिल्ली एयरपोर्ट के हालात की तस्वीर ट्वीट की तो सवाल उठने लगे कि इतनी अफरा तफरी क्यों? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने इस ट्वीट पर लिखा कि उड्डयन मंत्रालय सूझबूझ से निपटे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। डॉक्टरों से बात करते हैं, क्या करने की आवश्यकता है, कितना खतरा है, क्या खतरा बढ़ेगा? डॉक्टर जैन, आपकी क्या राय है? क्या बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी? मॉडर्ना जैसी कंपनियां जो कह रही है कि उनकी डोज संभवतः उतनी कारगर सिद्ध ना हो ओमिक्रॉन वेरिएंट पर, लेकिन भारत में जो डोज लगाई जा रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओमिक्रॉन वायरस नए 50 म्यूटेशन लेके आया है, जिसमें से 50 में से 10 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में, जहां रिसेप्टर हमारे लंग्स में जुड़ता है, वहां पर आता है। तो ये डेफिनेटली कि जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, इसका प्रभाव कम होगा ओमिक्रॉन के ऊपर एज कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट के ऊपर। पहली बात। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं बूस्टर डोज लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। ये डेफिनेटली समझिएगा, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, जो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट 68 to 70% इफेक्टिव थी, वो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट इफेक्टिव डेफिनेटली रहेगी, एफिकेसी चाहे कम हो जाए। और ये
ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रूवन फैक्ट है कि वैक्सीन की एफिकेसी, चाहे आपने आर्टिफिशियल वैक्सीन लिया हो चाहे नेचुरल वैक्सीन लिया हो, नेचुरल वैक्सीन का मतलब आपको कोविड का इंफेक्शन हो गया हो, आर्टिफिशियल का मतलब आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई हो, तो उसकी एंटीबॉडी लेवल आपके शरीर का 4 महीने के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। तो बूस्टर डोज तो डेफिनेटली लगना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं, कौन सी वैक्सीन बेटर है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोवैक्सीन का जो बेस है वो किल्ड वैक्सीन के ऊपर हमने बनाया है, जिसके अंदर कंप्लीट वायरस के जीन को हमने अंदर इंजेक्ट किया है, जबकि एमआरएनए के अंदर हमने कुछ स्पाइक प्रोटीन से लेके वैक्सीन बनाया हुआ है। तो बाय एंड लार्ज कोवैक्सीन का असर इस बीमारी के ऊपर ज्यादा रहना चाहिए। डॉक्टर गिलारा, क्या ये वैक्सीन युवाओं को भी, क्या ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ये युवाओं को भी खासा प्रभावित करता है? क्योंकि कर्नाटक में अभी ये वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जरूरत पड़ी तो स्कूल कॉलेज बंद भी किए जा सकते हैं, एग्जाम रोके भी जा सकते हैं। क्या ऐसी जरूरत पड़ सकती है? तो हमें कोविड के जो पिछले स्ट्रेन्स रहे थे इससे हमें पता है कि जो तेजी से बाकी पॉपुलेशन में होता है वही तेजी से युवाओं में और बच्चों में भी रहता है। सेकेंड वेव के बाद जब सेरो प्रेवलेंस देखा गया एंटीबॉडीज का, तो काफी सारे शहरों में 80 to 90% बच्चों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज थे, जिसका मतलब उन्हें भी इन्फेक्शन उन अडल्ट्स से होता है जो घर पे इन्फेक्शन लेकर आते हैं। तो जी हाँ, अगर अगले कुछ हफ्तों में ओमाइक्रॉन के केसेस कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ते दिखे तो हो सकता है कुछ हफ्तों के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किए जा सकते हैं, पर ये पॉलिसी डिसीजन होगा ये समझ के कि ओमाइक्रॉन की तेजी क्या है और उसकी सिवियरिटी क्या है, और कुछ और हफ्तों में ये काफी सारा क्लियर हो जाएगा। जी डॉक्टर मनोज, अगर हम अभी भारत में जो इस समय मामले हैं, तो जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो 0.94% है पिछले 24 घंटों की। पिछले 2 महीने के भी देखें तो अबाउट 2% के आसपास है। क्या ये माना जाए कि जिस गति से, या द्रुत गति अगर आपकी दृष्टि में ये तेज है, जिस गति से यहां वैक्सीनेशन हुआ है या जिस गति से सेकेंड वेव में लोग संक्रमित हुए हैं, उसके बाद भारत एक मजबूत स्थिति में है, या ये कहना गलत होगा? देखिए गौरव जी, अभी जो कल का आप अगर डेटा देखें तो 9 स्टेट्स में और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में थोड़ा रेट बढ़ा है, और जो डिक्रीज हो रहा था हमारा जो पर डे का या वीकली जो केसेस थे वो करीब 3% के आसपास लाके रुक गया है। आप दिल्ली का भी देखें तो 0.11% पॉजिटिविटी रेट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, जहां हम 30 के नीचे तक चले गए थे, अभी देखिए 65 केसेस दिल्ली में पर डे हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ओमिक्रॉन जो है घुस रहा है, और ये किस हद तक जाएगा, इसका पिक क्या होगा ये कहना मुश्किल है। बट जैसा डॉक्टर अग्रवाल ने आईआईटी कानपुर के स्टडी में बताया कि जनवरी तक थर्ड वेव आ सकती है, तो निश्चित तौर पे ये एक ड्राइवर बनेगा ओमिक्रॉन वेरिएंट। और मुझे ऐसा लगता है कि रफ्तार से 16 जनवरी को हमने टीकाकरण अभियान शुरू किया था, आज के डेट में 50% डबल डोज और 85% सिंगल डोज मिल चुका है। बट बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर इम्यूनिटी इवेड कर देगा या ये प्रीवियस इन्फेक्शन और वायरस के वैक्सीन से जो इम्यूनिटी मिली है उसको पार कर जाएगा। लेकिन एक चीज ये है कि केवल एंटीबॉडीज नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इवन सेल मीडिएटेड, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से भी काफी बचाव हो जाता है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि वैक्सीन जो है आईसीयू एडमिशंस और डेथ को कम करती है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने टीकाकरण आप जो कह रहे थे कि द्रुत या बहुत तीव्र गति से किया है, इसका डेफिनेट एडवांटेज हमें थर्ड वेव में मिलेगा। हम हो सकता है कि केस को उतना नहीं बढ़ने दें, जैसे सेकंड वेव में जो हाहाकार मच गई थी उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा। डॉक्टर मनोज कुमार, क्या ये आपका भी आकलन है कि जो तीसरी लहर जिसका आईआईटी कानपुर के का जो डेटा एनालिसिस है, जिसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, ये जनवरी फरवरी में अगर पीक करेगा तो दूसरी लहर की तरह नहीं होगा? जी, मुझे ऐसा लगता है कि उतना ज्यादा सीवियर नहीं होना चाहिए। देखिए अभी बहुत कम केसेज हैं वर्ल्ड वाइड ओमिक्रॉन के, और इस समय क्लिनिकल फीचर्स जो उसके जो डेटा हैं वो अभी आए नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक खास करके मांसपेशियों में दर्द, हल्के बुखार, गला खराब, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। बट नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ेंगे तब शायद पता चलेगा कि रियल क्या रहता है, क्योंकि डेल्टा में लंग का इन्फेक्शन बड़ा जल्दी होता था और बड़ा सीवियर होता था। तो डेल्टा वेरिएंट्स में एक ये खामी थी। अब इसमें देखना पड़ेगा, अभी लगता है कि टू अर्ली है, कम से कम हमें 2 वीक वेट करना चाहिए कि रियल क्लिनिकल सिनेरियो क्या होगा। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी जैसे कर्नाटका से एक रेजिडेंशियल स्कूल में 52 बच्चे संक्रमित हुए, तो इस तरह से कोविड की जो रफ्तार बढ़ी है ये चिंता का विषय है। और अगर ये
रहा तो हो सकता है कि जनवरी फरवरी में एक वेव आए, जिसमें हो सकता है कि 4-5 लाख केसेस ना आए पर डे, बट 1 लाख के आसपास केसेस आ सकते हैं। और डॉक्टर जैन, ये चिंता की बात होगी आपके अनुमान के हिसाब से या आपके आकलन में कितना तैयार है भारत इस तीसरी लहर के लिए समय? देखिए, ये बिल्कुल चिंता की बात है। हमें ये समझना होगा कि जो गलती हमने सेकंड वेव में की, वो गलती हम थर्ड वेव में ना करें। जब हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट वेव आई, तो फर्स्ट वेव के बाद हमको और हमारे सब राजनेताओं को लगा कि हमने कोरोना के ऊपर जंग जीत ली है, हमने अपने गार्ड डाउन कर दिए। और जब सेकंड वेव ने डिवास्टेटिंग इफेक्ट इंडिया के अंदर दिखाया, वो थर्ड वेव में नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल समझिएगा कि चाहे सत्येंद्र जैन सर ने बोला हो या केजरीवाल जी ने बोला हो कि हमें प्रभावित देशों की फ्लाइट बंद करनी चाहिए, बिकॉज ओमिक्रॉन हमारा अपना वायरस नहीं है। आज 21 केसेस इंडिया के अंदर जो आए, कोई तंजानिया से आया है, कोई साउथ अफ्रीका से आया है, कोई दुबई से होके आया है, सारे केसेस बाहर के आ रहे हैं, तो उन्हें हमें डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए। जैसा डॉक्टर मनोज सर ने बोला, मेरा अनुमान भी ये कहता है कि थर्ड वेव डेफिनेटली आएगी, चाहे वो फरवरी के अंदर आए, चाहे मार्च के अंदर आए। हमें कितना भी हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर लीजिए, चाहे आप मास्क लगा लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, डिस्टेंसिंग कर लीजिए, बिकॉज साउथ अफ्रीका की स्टडी ने तो यहां तक कहा था कि उसके हॉस्पिटल के अंदर उस कमरे से इन्फेक्शन उस मरीज को या डॉक्टर को हो गया जो उस कमरे के अंदर गया ही नहीं। मतलब देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि ये एयरबॉर्न तरीके से ही फैलता हो। तो हमें डेफिनेटली स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए, चाहे पॉलिटिकल रैलीज की हम बात करें, चाहे मॉल की बात करें। तो मेरा पर्सनल अनुमान ये कहता है कि स्ट्रिक्ट मेजर्स के रूप में आप ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर आदमी घर से बाहर निकल रहा है तो उसके पास डबल वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास मास्क होना चाहिए। अदरवाइज उसको सड़क पे या मॉल में या मेट्रोस के अंदर या बस में ट्रेवल करने के लिए अलाउ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं कि बहुत जरूरी है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया जाए। डॉक्टर गिलाडा, डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर शैलेश जैन, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।